हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, मेंस डे इनिशिएटिव में आपका एक और बार स्वागत है। हर साल ये इनिशिएटिव आता है, फ्री इनिशिएटिव रहता है जहां पर हम मेंस का एक सवाल हर रोज़ डिस्कस करते हैं। दोस्तों, इस बार जो मेंस का इनिशिएटिव है वो एक और जो चीज़ इसमें खास है वो क्या है कि शेड्यूल के साथ है कि आपको डेली शेड्यूल दिया गया है कि कौन सा सब्जेक्ट कब डिस्कस होगा। पैरेलली दोस्तों, ये तो है एक फ्री इनिशिएटिव कहलाता है मैड। अगर आप चाहते हैं और चीज़ों के बारे में और ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना मेंस के, जहाँ पर 5 या 6 सवाल हर रोज़ डिस्कस हो रहे हैं, आप हमारा मेंस का क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, ये सभी कुछ हमारी वेबसाइट sleepyclasses.com पर अवेलेबल है। अगर आप मेंस दे रहे हैं और थोड़ा सीरियस अटेम्प्ट देना चाहते हैं, डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए। बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरह से आपके लिए हम बेस्ट कंटेंट अवेलेबल करवा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का सवाल। हेलो दोस्तों, तो आज का ज्योग्राफी का आपका सवाल है, डिस्कस वाटर स्ट्रेस इन इंडिया एंड प्रिपेयर अ ब्लूप्रिंट फॉर इट्स सस्टेनेबल मैनेजमेंट। अब सबसे पहली चीज़, क्योंकि ब्लूप्रिंट बनाना है, इसका मतलब है एक चीज़ तो पक्की है कि आपको जो भी वाटर स्ट्रेस है उसका वे फॉरवर्ड लिखना है कि किस तरह से आगे इसको बेटर किया जाए। ये चीज़ तो आपके पास पक्की है। नाउ दिस नेक्स्ट पार्ट इज डिस्कस द वाटर स्ट्रेस। अब ये कैसे पता चलेगा कि डिस्कस में क्या बात करनी है? नाउ व्हेन इट सेज डिस्कस, तो उस कॉन्सेप्ट से एसोसिएटेड आप सारी की सारी चीज़ें लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल, रीजन क्या है वाटर स्ट्रेस का, ठीक है। और अगर इंडिया में वाटर स्ट्रेस है तो इसको एक और लेवल पे समझना ज़रूरी है कि डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट तरह का वाटर स्ट्रेस है, तो वो भी डिस्कस करना ज़रूरी है। ऑल्सो द कॉन्सिक्वेंसेस, कि अगर वाटर स्ट्रेस हो रहा है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है इंडिया पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये तीनों चीज़ें विल कम इनटू द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्कस। ठीक है जी, तो डिस्कस लिखोगे आप। अब उस डिस्कस का आपको पार्ट पता लग गया, प्लस अब आपको वे फॉरवर्ड पता लग गया। इसका मतलब है कि अब आपको पता है कि ये 4 चीज़ें आपने डेफिनेटली लिखनी है। ठीक है, इंट्रो कंक्लूजन होना ही चाहिए। एंड वन एडिशनल चीज़ जो मैंने आपको दी हुई है, दैट इज कि अगर ऑलरेडी कुछ इंप्लीमेंटेड एग्जाम्पल्स हैं तो वो अलग से कोट करने हो। नाउ आई डोंट वांट टू लिमिट माई सेल्फ टू ओनली अ 250 वर्ड आंसर। मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपका डिस्कस कर दूंगी। ठीक है, नाउ मैंने क्या किया है कि हेडिंग्स तो आपकी वही रहेंगी, हेडिंग्स मैंने रेड में कर दी हैं कि हेडिंग्स आप सारी लिखोगे। हाँ, मैंने आपको एक से ज़्यादा एग्जाम्पल सब जगह दे दिए, तो आपको उसमें से जो बेस्ट एग्जाम्पल याद रहे आप अपने एग्जाम में कोट कर सकते हैं। ठीक है, सो आई विल डिस्कस दी होल कॉन्सेप्ट, लेकिन मेक श्योर यू नो ऑल दी हेडिंग्स। हेडिंग्स आप सारी लिखोगे, लेकिन एग्जाम्पल्स आप अपनी मर्जी से बदल सकते हो। ठीक है, और अगर इनमें से कोई आपको एग्जाम्पल बेटर लगता है वो आप याद कर लीजिए। तो मेरी कोशिश ये है कि आपको सारा कुछ डिटेल में दे दिया जाए। तो अगर आप इंट्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहले वाटर स्ट्रेस होता क्या है? वाटर स्ट्रेस है 2 तरह की सिचुएशन है। पहली चीज, वाटर स्ट्रेस सिर्फ वही पॉइंट नहीं है जहां पे डिमांड ऑफ वाटर ज़्यादा है और अवेलेबल वाटर कम है। इसके अलावा वो भी तो वाटर स्ट्रेस है कि जब वाटर अवेलेबल है लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो ये दोनों ही सिचुएशंस को डिफाइन करना ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपने नहीं किया था कोई दिक्कत की बात नहीं, इस डेफिनेशन को आप याद कर सकते हैं। नाउ ऑलवेज गिव अ इंट्रोडक्शन अबाउट कि किस तरह का वाटर स्ट्रेस है इंडिया में। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो करंट सिचुएशन में 4% ऑफ वर्ल्ड रिन्यूएबल वाटर रिसोर्सेज है इंडिया में, लेकिन वर्ल्ड की 18% पॉपुलेशन है। बिल्कुल अच्छा लाइन आप कोट कर सकते हो। ठीक है, ऑल्सो अगर हम एडिक्वेट वाटर रिस्क एटलस की बात करें तो वो कह रहे हैं कि इंडिया वर्ल्ड की जब 17 एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस कंट्रीज की लिस्ट बनाई गई तो इंदिरा कौन से पॉइंट पे आया? 13 पॉइंट पे आया। तो आप देख रहे हो ये सारे पॉइंट्स आप याद कर सकते हो। कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है जो आपको पता होने चाहिए, है ना। वाटर स्ट्रेस, क्लाइमेट माइग्रेंस, तो इन स्टैंडर्ड सवालों के आंसर आपके पास ऑलरेडी बने होंगे बाय द टाइम यू राइट योर एग्जाम। ठीक है, ऑल्सो बहुत सिंपल सी बात है कि इंडिया ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज जो है ये सीवियरली ओवरड्रॉन है। ओवरड्रॉन का मतलब क्या है कि इरिगेशन के लिए बार बार यूज होते रहते हैं। इससे क्या होता है, एक्विफर्स भी आपके कहीं ना कहीं डिक्लाइन हो जाते हैं। ऑल्सो अगर हम एक रीसेंट मिनिस्ट्री की रिपोर्ट लें, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस की, तो वो यही बता रही है कि बहुत ज़्यादा रेनफॉल भी ड्रॉप हुई है यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल में। ये भी कहीं ना कहीं आपका वाटर स्ट्रेस का एक रीज़न है। ऑल्सो ये भी बहुत सी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि
इवन इफ मॉनसून हो रहा है, एनुअल प्रेसिपिटेशन एडिक्वेट है, फिर भी ऐसे कुछ फैक्टर्स होते हैं जिससे कि यूजेबिलिटी ऑफ रेन वाटर पूरा नहीं हो पाता। फॉर एग्जाम्पल, पानी तो बहुत आया पर स्लोप स्लीप था, पानी एब्सोल्युटली बह गया। तो ये कुछ चीज़ें आप अपने इंट्रोडक्शन में डेफिनेटली मेंशन कर सकते हैं। अगर आप नहीं भी करना चाहते हैं, दैट इज ऑल्सो एब्सोल्युटली ऑल राइट। ठीक है जी। अब अगर आप अगले उस पे आओ कि रीजंस क्या है वाटर स्ट्रेस के इंडिया में, ठीक है। सो जस्ट गिवन अ पैराग्राफ, इवन इफ यू डोंट वांट टू गिव इट, इट्स ओके, एटलीस्ट मेक श्योर कि आपने ना बेसिक पॉइंट्स दिए हो, ठीक है। तो वाटर क्राइसिस को हम डिटेल में अगर डिस्कस करें, रीजंस क्या है ना, क्यों वाटर क्राइसिस हो रहा है। सबसे पहली बात, वाटर स्ट्रेस क्यों हो रहा है कि ग्राउंड वाटर ओवर एक्सप्लॉइटेडली यूज हो रहा है, ठीक है। आप जितना भी ग्राउंड वाटर है, मेजॉरिटी आप इंडिया में इरिगेशन के लिए यूज कर सकते हो। उससे क्या होता है, बहुत ही ज्यादा जल्दी एक्विफर्स ड्राई हो जाते हैं। एक्विफर्स क्या होते हैं, ये जो ऐसी छोटी छोटी मान लीजिए छोटी छोटी पहाड़ी जैसी है ना, नॉट एग्जैक्टली पहाड़ी, हाउ डू आई टेल यू व्हाट इज एन एक्विफर। पानी के नीचे, राधा जमीन के नीचे जो ऐसे रीजन्स हैं जहाँ से पानी निकलता है, राइट, जो पोरस रॉक्स हैं जहाँ से पानी आ रहा है, वहाँ पे क्या होगा, वो सारी ड्राई हो जाती है क्योंकि उन पोरस रॉक से आपने सारा पानी उठा के एब्सोल्युटली यूज कर लिया। तो अल्टीमेटली क्या होगा, अगर आप इसको देखो, जो ग्राउंड वाटर यूजेज है पहले जो सिर्फ 30% थी 1980s पे, ऑलमोस्ट 60% ऑफ द ग्राउंड वाटर अब आप यूज कर चुके हो। सो अब आप देख रहे हो उसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हो। मान लो आपने ये हेडिंग लिख दी और ये वाला पॉइंट आपने डाल दिया, सिंपल सी बात है। आई हैव गिवन यू अ लॉट ऑफ इट, बट आप उसमें से मेन पॉइंट्स उठा सकते हो। अब इसमें एक और दिक्कत है, लॉ भी फ्लॉड है। लॉ कह रहा है कि जो भी लैंड ओनर है, ग्राउंड वाटर उसी का है। इसका मतलब पता है क्या, अगर मेरा एक लैंड है जो एग्रीकल्चरल लैंड है, मैं उस पर खेती कर रही हूँ, तो एब्सोल्युटली ग्राउंड वाटर मेरे कंट्रोल में है। इसका मतलब है आई कैन यूज इट विदाउट एनी बाउंड्स। हाँ, अगर कोई लॉ होता जो मुझे बताता कि इवन इफ मेरे पास बहुत ज्यादा ग्राउंड वाटर है, लेकिन मैं एक पर्टिकुलर अमाउंट एलोकेटेड टू माई क्रॉप ही यूज कर सकती हूँ, तब शायद चीजें बच सकती थी। बट लॉ क्या कहता है, लॉ कहता है भाई एक्सक्लूसिव राइट है लैंड ओनर का, जितना मर्जी जैसे मर्जी यूज करे। तो उससे क्या होता है कि जिनको नहीं भी पता है, राइट, वो भी एब्सोल्युटली यूज कर रहे हैं। एक और रीजन क्या है, रैपिड अर्बनाइजेशन। एब्सोल्युटली रैपिड अर्बनाइजेशन है, सब कुछ अर्बन रीजन्स की तरफ जा रहा है। तो जितनी अर्बनाइजेशन होगी, जितने रिसोर्सेज की जरूरत होगी, उतने ही हाउस होल्ड और इंडस्ट्री को पानी की जरूरत भी होगी। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो टेक्निक्स हैं टू सी की वाटर की टेक्नोलॉजीज को बेटर कैसे किया जाए, या मेजर कैसे किया जाए एक्विफर कितना खत्म हो गया, या मेजर कैसे किया जाए ग्राउंड वाटर कितना खत्म हो गया, या किस तरह से इनको यूज किया जाए, बहुत ज्यादा अपडेटेड टेक्निक्स नहीं है इंडिया में। इससे क्या हो रहा है, वाटर डेटा जो है वो एब्सोल्युटली अनरिलायबल है, इसलिए आप पॉलिसी मेकिंग को एफिशिएंट नहीं कर पाते हो ना। क्योंकि पॉलिसी मेकिंग अनएफिशिएंट नहीं है, आपकी प्लानिंग एब्सोल्युटली अनसुटेबल हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ग्रीन रेवोल्यूशन में इन्होंने क्या किया, जितने भी रीजन्स थे, यूपी, पंजाब, इन सब रीजन्स पे ऐसी क्रॉप्स लगा दी जो इन रीजन्स की थी ही नहीं। इससे क्या हुआ कि जहां मान लीजिए कि इकोलॉजी कहती है कोई एक पर्टिकुलर क्रॉप कहीं उगनी चाहिए, राइट, रादर ने इसको थोड़ा बैक ट्रेस करते हैं मुद्दे को। देखो पहले क्या होता था ना, बहुत ज्यादा इरिगेशन की चीजें थी नहीं इंडिया में ना, ओनली आफ्टर ये जो दिल्ली सल्तनत, तुगलक्स, ये सब लोग आए, खिलजीज आए, राइट, द आइडिया ऑफ इरिगेशन केम इनटू इंडिया। इससे पहले इरिगेशन का आइडिया नहीं था, तो क्या होता था, जहां जिस तरह की रेनफॉल है वहां उसी तरह की क्रॉप लगती थी। बट व्हेन इन सब लोगों के आने के बाद इरिगेशन शुरू हुई, तो क्या हुआ, पानी जो था आप उसको और भी तरीके से यूज करने लग गए। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि यहाँ पे ऐसी क्रॉप जो जहाँ कहीं नहीं लगनी चाहिए थी वहां लगा दी गई। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में यही हुआ कि जो क्रॉप्स जहाँ नहीं भी लगनी चाहिए थी, जो उनका नेचुरल इकोसिस्टम नहीं था, वहां भी लगा दी गई ड्यू टू इरिगेशन। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, प्लानिंग सूटेबल नहीं हुई। ऑल्सो एक ना कॉन्सेप्ट है वाटर ट्रीटमेंट का, वो इंडिया में है ही नहीं। मान लो अगर आप आगे बढ़ोगे कि बहुत सारी कंट्रीज में क्या होता है, वो लोग सलाइन वाटर को ट्रीट करते हैं, या जो आपका सीवेज वाटर है उसे वापस ट्रीट करते हैं, उन्हें यूज किया जाता है। बट इंडिया में ऐसा है, बट बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप इसको कोट करना चाहो, barely 2% ऑफ आवर अर्बन एरियाज हैव दीज प्लांट्स। तो अल्टीमेटली क्या होगा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, कि वो जो गंदा वाटर था, सीवेज वाटर था, आप उसे रीयूज नहीं कर पाए। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग से कितनी दिक्कत है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हुआ है, सब जगह रेनफॉल पैटर्न बदल गया है। तो रेनफॉल पैटर्न बदलने से क्या होगा, रीजन्स में जो पानी की स्कार्सिटी है, जो मॉनसून से पानी जा रहा था, अब वैसे पानी नहीं जाएगा, वाटर स्ट्रेस शुरू हो जाएगा। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इंडिया में ना कोई स्पेसिफिक गाइडलाइन अवेलेबल नहीं है। इतनी पॉपुलस कंट्री है, डिवर्स ज्योग्राफी एंड क्लाइमेट, बट एक प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव वाटर पॉलिसी नहीं है, जिसकी वजह से कभी डिसाइड ही नहीं हो पाता कि किस तरह से वाटर को यूज करना है। ऑल्सो पैरेलली डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम्स भी तो हो रहा है, डैम्स कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स
कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, पानी डिवर्ट हो रहा है इरिगेशन के लिए, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, इकोसिस्टम्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे हैं इनमें। तो जितने इकोसिस्टम्स चेंज होंगे उतना ही क्या होगा, वाटर और सॉइल इरोजन जो है और बढ़ेगा, और इससे क्या होगा, अल्टीमेटली वाटर स्ट्रेस बढ़ेगा। ठीक है, इमेजिन करो कि पहले कहीं बहुत ज़्यादा ना वो थे व्हाट डू यू से, फॉरेस्ट थे, अब फॉरेस्ट हटा दिया तो क्या होगा, बैरन लैंड हो गया, सॉइल इरोजन होगा, पानी बह जाएगा, पानी रुकेगा ही नहीं, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, उन रीजन्स में क्या हो जाएगा, वाटर स्ट्रेस। तो ये चीजें समझने वाली है और सही पॉइंट्स कोट करना जरूरी है। एक है शिफ्ट टू कैश क्रॉप्स भी। शिफ्ट टू कैश क्रॉप्स मतलब ऐसी क्रॉप्स जिनसे कि पैसा बहुत आ रहा है रादर देन जो आप अपने खाने के लिए बना रहे हो, तो अल्टीमेटली क्या उनमें रिसोर्सेज भी वैसे ही है, क्वांटिटी ऑफ वाटर भी ऐसा ही है, तो कहीं ना कहीं इन सभी रीजन्स की वजह से वाटर स्ट्रेस हो रहा है। तो अब आप अपने आंसर में क्या करोगे, हेडिंग आप सारी लिखोगे, एग्जाम्पल में जो बेस्ट एग्जाम्पल्स आपको लगे उनमें आप कोट कर दीजिए। अब ना ये चीज भी समझनी जरूरी है कि इंडिया में सब जगह वाटर स्ट्रेस सिमिलर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ज्योग्राफिकल रीजन हो सकते हैं, आपने बहुत बार देखा होगा कि ब्रह्मपुत्र गंगा वाले रीजन्स मोस्टली ओवर फ्लडेड रहते हैं ना, अभी असम फ्लड्स न्यूज़ में है, या मान लीजिए कोई भी और रीजन है, गंगा ब्रह्मपुत्र वाले सारे ही रीजन हमेशा फ्लडेड रहते हैं। क्यों, बहुत सिंपल सा रीज़न है कि बहुत ज़्यादा इनकी जो नदियाँ वो कोर्सेज बदलती रहती हैं, प्लस मानसून भी हो रहा है, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, एब्सोल्युटली यहाँ पे फ्लड हुए हुए हैं। रादर कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे बारिश ही नहीं हो रही, विदर्भ और मराठवाड़ा जैसे रीजन्स। तो ज्योग्राफी की वजह से भी वाटर स्ट्रेस बदलता है कि कुछ जगह ओवर फ्लड है, कुछ जगह है ही नहीं। एग्रीकल्चरल पैटर्न्स कितने डिफरेंट है ना, मान लो कि कहीं कोई राइस इंसेंटिव क्रॉप होना चाहिए, रादर इसको दूसरे तरीके से समझते हैं, कुछ ऐसी क्रॉप्स है जिनको पानी बहुत ज़्यादा चाहिए, ठीक है, तो उनको उन्हीं रीजन्स में लगाना चाहिए ना जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है, बट इनको आपने ऐसे रीजन्स में लगा रखा है जहाँ पानी बहुत ज़्यादा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपने वीट और राइस बेल्ट को पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में लगा दिया, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, ग्राउंड वाटर एब्सोल्युटली यूज हो गया बिकॉज मानसून से बहुत ज़्यादा पानी आया ही नहीं। एक और वाटर स्ट्रेस का डिफरेंस क्या है, यूजेज। कहीं कहीं पे क्या है कि पानी पॉपुलेशन प्रेशर बहुत ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल यूपी बिहार में, तो पानी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, उन रीजन्स में जल्दी वाटर स्ट्रेस होगा। इसके कंपैरिजन में वो रीजन्स जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा नहीं है, पानी का यूज़ कम होगा। या फिर इसका एग्जाम्पल कोस्टल प्लेन्स को ले लेते हैं, कोस्टल प्लेन में ऑलरेडी बहुत पानी की अवेलेबिलिटी है, और इन जगहों पे ना सॉल्ट वाटर को नॉर्मल वाटर में कन्वर्ट करने के प्लान्स भी होते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, ऑब्वियसली वाटर स्ट्रेस ऐसा नहीं होगा। ऑल्सो वाटर मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जो वाटर को बहुत अच्छा मैनेज कर रही हैं, कुछ नहीं कर पा रही हैं, तो इस वजह से भी वाटर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा डिफर करेगा। तो ये भी आप हेडिंग्स लिखोगे सारी, एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स दैट यू थिंक शुड बी देयर। अब अगर आप फ्यूचर सिचुएशन देखो, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, सबसे पहले तो इकोनॉमिक टर्म्स में कॉन्सिक्वेंस क्या है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट प्रिडिक्ट करती है कि बाय 2030 वाटर डिमांड जो है डबल हो जाएगी, और इंडिया का जो है इन सबको केटर करते करते 6% ऑफ इट जीडीपी इट विल लूज। तो ये इकोनॉमिक टर्म्स है, नीति आयोग की रिपोर्ट है, यू कैन ऑलवेज कोट, राइट। कॉन्सिक्वेंसेस लोगों पे क्या है, बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा लोग हैं ना, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल है, हर एक को तो अपनी नीड्स के हिसाब से पानी नहीं मिल रहा, राइट। तो अकॉर्डिंगली क्या होगा कि डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि किसको कितना पानी मिलेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, चेन्नई में क्या है ना, बहुत ज़्यादा टैप वाटर नहीं है, तो अल्टीमेटली क्या है कि वहाँ पे जो पाइप सिस्टम है वहाँ से पानी आता है, तो अल्टीमेटली उससे क्या होगा कि लोगों को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, या रादर जो पानी प्रोवाइड कर रहे हैं या किस तरह की पॉलिसीज हैं वो इस तरह से इवेंचुअली डिफरेंट होंगी कि कहाँ पे किस तरह का पानी जा रहा है, व्हाट शुड बी द पॉलिसी। ऑल्सो अगर हम एग्रीकल्चरल की बात करें, एब्सोल्यूट क्राइसिस जाएगा, पता है क्यों, बिकॉज अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन इज वाटर स्कार्स हो जाएगा, और इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड कि किस तरह की क्रॉप को कितना पानी देना जरूरी है, राइट। अब 2016 में क्या हुआ, सिटी ऑफ लातूर में बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो गई। क्यों, क्योंकि वहां पे क्या हुआ, एब्सोल्युटली ड्रॉट की कंडीशन आ गई, बिकॉज बहुत ज़्यादा बारिशें नहीं हुई, तो हुआ क्या, ड्रॉट की कंडीशन आ गई, तो एग्रीकल्चर ऑब्वियसली सही नहीं हुआ। अब जितने लोग एग्रीकल्चर पे थे वो हो गए अनएम्प्लॉयड, अब अनएम्प्लॉयड हो गए तो क्या हुआ, उनकी बिल्कुल भी इनकम नहीं हुई। एंड देन आप समझ रहे हो कि ये पूरा साइकिल है कि कोई अनएम्प्लॉय हो जाता है, फिर सरकार को उन्हें भत्ते देने पड़ते हैं बिकॉज सो दैट उनका घर चले, तो अल्टीमेटली क्या होगा, एक्सचेकर से पैसा आ रहा है, तो आप देखिए पूरा का पूरा सर्कल में चल रहा है। समबडी डजंट अर्न, गवर्नमेंट विल हैव टू पे देम, ठीक है, गवर्नमेंट का भी तो पैसा कहीं से जा रहा है, देन टैक्सेस बढ़ जाते हैं और वो पैसा फिर सरकार के पास चला जाता है, तो ये पूरा का पूरा ना सर्कल बन जाता है। तो बस आप इतना लिखो कि एग्रीकल्चर में क्राइसिस आ जाएगा बिकॉज यू विल नॉट नो व्हाट टाइप ऑफ क्रॉप में आपको अब पानी इन्वेस्ट करना चाहिए। इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा डिफर कर जाएगा, मान लो कि पानी की क्राइसिस है, एनिमल्स भी तो हैं वहाँ पे, सो दे विल ऑल्सो मूव, तो अल्टीमेटली क्या होगा,
एनिमल्स विल मूव, आसपास की वाटर बॉडीज विल ड्राई आउट, इवेंचुअली फॉरेस्ट विल ऑल्सो ड्राई आउट, तो कहीं ना कहीं इकोसिस्टम पे भी असर पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 2016 में क्या हुआ, सिटी ऑफ मेट्टूर एंड कोलाथूर में वाटर शॉर्टेज हो गई। वाटर शॉर्टेज की वजह से क्या हो गया, वाटर बॉडीज जो आसपास की फॉरेस्ट में थी वो ड्राई हो गई, इवेंचुअली ऑल द लोकल वाइल्ड एनिमल्स वेंट अवे फ्रॉम देयर। तो आप देख रहे हो इकोसिस्टम भी है जो आपका वो बदल गया, राइट। अगर कॉन्फ्लिक्ट कितने वाटर में, जैसे ही ड्रायर क्लाइमेट कंडीशन शुरू हुई, कावेरी वाटर डिस्प्यूट आपका वापस रीसरफेस कर देता है। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, इन बैटल्स को रीसरफेस करने से लीगल इशू तो होते ही हैं, प्लस वायलेंट प्रोटेस्ट भी होते हैं, आपका फेडरलिज्म भी खराब होता है। तो आप देख रहे हो सिंपल एग्जांपल्स हैं, बस आपने पॉइंट्स कोट करने हैं, ठीक है। अब स्टेप्स क्या है ना, वे फॉरवर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज क्वेश्चन में ना ऊपर पूछा हुआ है, ठीक है। वे फॉरवर्ड भी अच्छा होना जरूरी है। तो वे फॉरवर्ड डिफरेंट तरीके के हैं कि स्ट्रेस को कैसे रिड्यूस करें, पहले टेक्नोलॉजिकल लेवल पे कि एग्रीकल्चर की एफिशिएंसी बढ़ा लेते हैं। एग्रीकल्चर की एफिशिएंसी कैसे बढ़ सकती है कि आप बेटर सीड्स यूज़ करो, ऐसे सीड्स जो कि लेस वाटर और बेटर इरिगेशन टेक्निक्स चाहें। और अगर आपने एग्रीकल्चर पढ़ा है तो आपने देखा होगा प्रिसिशन फार्मिंग, माइक्रो इरिगेशन टेक्निक्स होती हैं जिनसे कम यूज़ ऑफ वाटर से ज़्यादा आप आउटपुट ले सकते हो। या फिर आप इंफ्रा में इन्वेस्ट कर सकते हो, पाइपलाइंस बना सकते हो, वेटलैंड जो वाटर शेड्स है इन पे इन्वेस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप देख रहे हो कि जो अरब स्टेट है वो जो अपना वेस्ट वाटर है उसको एब्सोल्युटली ट्रीट करती है और वापस उसको यूज करती है फॉर इरिगेशन। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, उन्होंने अपने वेस्ट वाटर को दोबारा यूज कर लिया, इंफ्रा में री इन्वेस्ट कर लिया। अब स्पेसिफिकली एरिड रीजन या में क्या आप क्या कर सकते हो, रेन हार्वेस्टिंग करो, रेन को यूज करना शुरू करो, ठीक है। फिल्ट्रेशन प्रैक्टिसेस यूज करो ताकि पैथोजेंस ना हो पानी में और डायरेक्टली आप उन्हें ह्यूमन कंजम्पशंस के लिए यूज करो। तो आप देख रहे हो कहीं ना कहीं आप टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो। सब चीजों में एग्जाम्पल्स देना बहुत जरूरी है। अब अगर आप पॉलिसी लेवल पे बात करो कि वाटर को आप स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट पे डाल दो ताकि सेंटर भी इनको रिजॉल्व कर सके, इंटरस्टेट डिस्प्यूट रिजॉल्व हो सके, एक नेशनल लेवल ग्राउंड वाटर बिल लेके आओ जो बताएं भाई ग्राउंड वाटर को कैसे यूज करना है, एक नेशनल वाटर कमीशन बनाया जा सकता है, जो ऑलरेडी स्कीम्स हैं उनको भी तो बेटर किया जा सकता है। सो गवर्नमेंट नीड्स टू स्टेप अप एंड स्पॉन्सर दी स्कीम्स। फॉर एग्जाम्पल जल शक्ति मिनिस्ट्री को बोल सकते हैं भाई और बेटर आप यूज कीजिए स्कीम्स को, जल जीवन मिशन को और एफिशिएंटली आप कीजिए। तो आप देख रहे हो सारे के सारे फैक्ट्स हैं, ये सारे आपको काम आ रहे हैं। अब आप देख रहे हो जो आप स्कीम्स पढ़ते हो, जो आप फैक्ट्स पढ़ते हो, किस तरह हम इनको आंसर्स में यूज करते हैं। इंफ्रा में इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है, कि पुअर ड्रेनेज एंड सीवेज सिस्टम ना हो बल्कि इनको दोबारा यूज किया जा सके। एक फॉर्मल पॉलिसी होनी जरूरी है सेंटर एंड स्टेट पे जो कि गाइडलाइंस बनाए कि किस तरह से हमें यूज करना है। सोसाइटी के लेवल पे क्या होगा, आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हो टू एजुकेट पीपल की क्या करना है। लोग नेग्लेक्ट करते हैं द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर कंजर्वेशन, क्यों, क्योंकि पानी का बिल कम आता है ना, पानी चार्ज नॉमिनली होता है। तो कहीं ना कहीं जितनी रैशनल प्राइसिंग ऑफ वाटर ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है कम्युनिटी लेवल पे वाटर बॉडीज़ को हार्वेस्ट करना, राइट। एंड वेरी इंपॉर्टेंट एजुकेशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट इज़ इंपॉर्टेंट। कितनी बार आपने बचपन में वाटर पे चैप्टर्स पढ़े हैं, राइट। तो इनको भी आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। एंड लास्ट थिंग, जितनी भी इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स हैं उनको भी एब्सोल्युटली फॉलो करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इजराइल का जो डोमेस्टिक वाटर है, राइट, वो जितना भी इजराइल के आसपास सी वाटर है, राइट, खारा पानी है, उसको डीसैलिनाइज करता है, खारापन निकालता है और उसी को फिर एज डोमेस्टिक वाटर यूज करता है। इजराइल 70% ऑफ अपना पूरा पानी डीसैलिनाइजेशन से यूज कर रहा है। तो डेफिनेटली हम भी इन इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स को यूज कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली अगर आप स्टेप्स लो जो ऑलरेडी स्टेट्स ने लिए हैं उनको भी कोट करना चाहो तो तेलंगाना का मिशन ककातिया हैज़ बीन इन न्यूज़, राजस्थान का मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान हैज़ बीन इन न्यूज़। ऑब्वियसली मिशन ककातिया बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। इसका मतलब कंक्लूजन क्या है कि वाटर स्कार्सिटी डेफिनेटली इशू है और क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है इसलिए और भी ज़्यादा इशू हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी क्या है कि रेडिकली रिफॉर्म किया जाए किसी भी फॉर्म में वाटर की कंजम्पशन को। ठीक है जी, बहुत ही डिटेल में हमने टॉपिक पढ़ा, आपको दोबारा कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मेक श्योर अब ना बड़ी सिंपल सी चीज़ बताती हूँ, आपको आंसर सिर्फ 250 वर्ड्स में लिखना है। इसका मतलब है अगर आपको सिर्फ हेडिंग्स भी पता है और हर हेडिंग के साथ एक एक छोटे छोटे एग्जाम्पल्स भी कोट कर लो, you're थ्रू। सो इवन इफ यू रिप्रोड्यूस 10-20% ऑफ दिस आंसर, बहुत ही बढ़िया आंसर बन जाएगा दोस्तों। मेक श्योर आप इसका PDF ले लें सो दैट कहीं भी आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है जी, चलिए ओके देन दोस्तों, बाय।